फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियोस में मैंने आप सभी लोगों से कंप्यूटर की पूरी प्लेलिस्ट के बारे में जो डिफरेंट वीडियोस थे उनके जो डिफरेंट टॉपिक्स थे उन पर मैंने आप सभी लोगों से डिस्कशन किया था। उन्हीं टॉपिक से थोड़ा सा हटकर मैं आज आपको कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उस पर रिलेटेड मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप सभी लोगों को कंप्यूटर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि ल्यूसेंट से भी कुछ लिए गए हैं तो उस पर वीडियो बनाकर लाया हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को अभी लाल बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर दें और उसके पड़ोस वाला बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको हमारे चैनल की जो न्यू वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको आपके स्क्रीन पर मिल जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को पहले से शेयर कर दें ताकि आपके जो सगे संबंधी या सहपाठी हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आता है जिसमें पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर का पितामह, इसको इंग्लिश में कभी कभी बोलकर आता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है। दोस्तों, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे लेकिन आपको इन ऑप्शंस पर ध्यान नहीं देना है। कंप्यूटर के फादर सीधे आप चार्ल्स बेबेज को ही आप टिक करेंगे हमेशा। चार्ल्स बेबेज ने ही सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में जो भी उनकी डिस्कवरीज थी उस पर उन्होंने अपना शोध किया था और एक सबसे प्राथमिक कंप्यूटर को उन्होंने बनाया था। तो कभी भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे, इंग्लिश मीडियम वाले या हिंदी मीडियम में कंप्यूटर का पिता या पितामह किसको कहते हैं, तो आप सीधे यहाँ पर चार्ल्स बेबेज का ऑप्शन टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन जो निकल कर आता है, कंप्यूटर के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने रहते हैं लेकिन जब कंप्यूटर के डेवलपमेंट की बात आती है यहाँ पर आप चार्ल्स बेबेज को नहीं देंगे, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने सबसे प्राइमरी जो स्टार्टिंग की थी वो उसके साथ उन्होंने की थी। लेकिन जब डेवलप्ड कंप्यूटर की बात आती है तो यहाँ पर हम सभी लोगों के सामने जो ऑप्शन होता है वॉन न्यूमैन, ये इंग्लिश में भी आ सकता है तो इसको आप ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर के डेवलपमेंट में जब कंप्यूटर के विकास की बात आती है तो कंप्यूटर विकास में सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है वो वॉन न्यूमैन का रहा है, जबकि कंप्यूटर का पितामह किसको कहते हैं वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। आशा है आप ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल भी गलत नहीं करके आएंगे। जो फर्स्ट न्यूमेरिक कंप्यूटर था, प्रथम अंकीय कंप्यूटर या फर्स्ट न्यूमेरिक कंप्यूटर का जो ब्लूप्रिंट था उसके डेवलपमेंट में सबसे जो योगदान सर्वाधिक जिसने दिया था उसका आपको नाम यहाँ पर टिक करना है। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, आप सभी लोग मेरे साथ ऑप्शन को, प्रश्नावली को हल करते चलें और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी आप यहाँ पर बनाते चलें। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि ब्लूप्रिंट क्या होता है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम उसके एक खाका बनाते हैं, उसका एक प्रिंट बनाते हैं कि ये एक चीज़ कैसी होनी चाहिए, डिवाइस कैसी होनी चाहिए। अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो घर के लिए आप एक पहले से नक्शा बनवाते हैं, ब्लूप्रिंट बनवाते हैं। तो वो ब्लूप्रिंट क्या होता है दोस्तों कि ब्लूप्रिंट में आप सभी लोगों का जो स्टार्टिंग फेज़ होती है उसमें वो चीज़ लिखकर आती है। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया कि फर्स्ट जो न्यूमेरिक कंप्यूटर था उसका ब्लूप्रिंट के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहता है, तो यहाँ पर भी आप चार्ल्स बेबेज को ही टिक करेंगे। क्यों चार्ल्स बेबेज को टिक करेंगे, क्योंकि इन्होंने ही कंप्यूटर के निर्माण की सबसे पहले जो परिकल्पना थी उसको सोचा था, समझा था और उसके बारे में एक प्रिंट तैयार किया था कि ऐसा होना चाहिए और ये कंप्यूटर हमारा ये काम करेगा। तो एक तरह से जो कंप्यूटर का पितामह है, पितामह का मतलब जो कंप्यूटर को क्रिएट करेगा, अर्थात क्रिएट करने से पहले वो अपने बहुत सारे ब्लूप्रिंट बनाएगा, फिर जो उसको सबसे सही लगेगा और जिस प्रकार से वो उसका निर्माण बनाना चाहेगा तो उसी प्रकार से वो करता है। तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज जो कि कंप्यूटर के पितामह हैं, उन्होंने सबसे पहले ब्लूप्रिंट का ही विकास किया होगा, उसके बाद ही उन्होंने कंप्यूटर को बनाया होगा। तो इसीलिए कंप्यूटर को बनाने वाले के ही जो हैं उनको ही ब्लूप्रिंट का श्रेय भी जाएगा। तो दोस्तों, अगला जो आपके पास क्वेश्चन निकल कर आता है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी। फ्रेंड्स, याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सबसे पहले कंप्यूटर की नहीं, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी।
तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, लेकिन आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो आधुनिक कंप्यूटर, जो आज के डिज़ाइन वाला कंप्यूटर आप सभी लोग अपने घरों में देखते हैं, उसकी खोज सबसे पहले 1946 ईस्वी में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब धीमे धीमे हमारा जो अगला क्वेश्चन, उसकी सीरीज़ पूरी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों से फिर से मैं अनुरोध करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और इस पर जो बेल आइकन है उसको दबा दें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अभी पसंद आ रहा हो तो इसको आप अभी से लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने में आपका 1 सेकेंड ही जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो आता है, कंप्यूटर की भौतिक संरचना या भौतिक बनावट क्या कहलाती है? कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहते हैं? दोस्तों, आप इसको शायद आपने हमारे जो कंप्यूटर के जो सीरीज़ का जो वीडियो बनाया था, मैंने उसमें भी आपसे पूरा डिस्कशन किया था कि जिस चीज़ को भी हम छू सकते हैं उसको भौतिक कहते हैं, और छुआ जा सकने वाला हर चीज़ उसको हार्डवेयर कहा जाता है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर तो नहीं कहते, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं। फर्मवेयर भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड होता है, और ह्यूमन वेयर ये आपका इंसान है। ठीक है ना? तो इनमें से ये कोई नहीं होना है। अब सीधे सीधे अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है तो भौतिक संरचना या भौतिक बनावट किसी भी चीज़ का फिजिकली तौर पर जब आप टच करते हैं तो वो हार्डवेयर ही कहलाता है। अगर आपने हमारा हार्डवेयर वाला वीडियो ना देखा हो तो आप प्लीज़ ऊपर आई बटन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और आपको हार्डवेयर वाला वीडियो राइट आपके स्क्रीन पर मिल जाएगा। लेकिन आप जो है सबसे पहले आप इस प्रश्नावली को जरूर तैयार रखें। दोस्तों, जो हमारा छठा क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर के ऑपरेशन में, ऑपरेशन का मतलब कंप्यूटर के संचालन में, चलाने में, कंप्यूटर को जब चलाते हैं तो उसमें प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहते हैं? मैंने आपसे हमेशा पिछले बार भी मैंने वीडियो में आपसे बात करी थी, जब आप मेरी जो सारी सीरीज़ ज़रूर देखा करिए, उसके बाद ही आप अगले वीडियो पर आया करें। तो सब पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के संचालन में, कंप्यूटर को चलाने में जो प्रोग्राम या नियम, जो ये अन्य जो लिखित जो सामग्री होती है, उस सामग्री को क्या कहा जाता है? देखिए, हार्डवेयर तो आप नहीं कहेंगे, क्योंकि हार्डवेयर तो किसी भी टच करने वाली चीज़ को कहते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? कंप्यूटर का संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम। क्या प्रोग्राम या नियम को छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। आप नेटवर्किंग भी उसको नहीं कहेंगे, नेटवर्किंग कोई प्रोग्राम या नियम नहीं होता है। फर्मवेयर, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। तो जब मैं आपकी इसमें मैंने आपको वीडियो बताया तो उसमें सॉफ्टवेयर का नाम मैंने लिया, सॉफ्टवेयर मतलब अर्थात इसको टच न कह सके। अगर आपने सॉफ्टवेयर का वीडियो नहीं देखा तो आप इसको भी जाकर मेरे पूरी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर लेंगे। दोस्तों, 5 क्वेश्चन अगर आते हैं आपके सुपर डेट में, 5 के 5 गलत करके नहीं आएंगे, ये मेरा दावा है आपसे। और पूरी तरह से आप हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको देखिए। तो जो भी प्रोग्राम या नियम या और भी जो चीज़ें आपके चिप में या आपकी हार्ड डिस्क में दर्ज होती हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, या उनको सॉफ्ट कॉपीज़ भी कहा जाता है। ठीक है? तो आप इस चीज़ में ज़रा से भी कन्फ्यूजन मत लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं, क्योंकि उसको हार्डवेयर आप कह ही नहीं सकते हैं। तो अगला जो 7वां क्वेश्चन दोस्तों निकल कर आता है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का नियंत्रण, यानी कि कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाला, कंप्यूटर का कंट्रोलर जो पार्ट होता है वो क्या होता है? अब देखिए दोस्तों, आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, उस शरीर को पूरी तरह से कंट्रोल करने वाला कौन है? मैंने आपसे इन सभी वीडियोज़ में हमेशा बात कर रखी है कि जिस प्रकार से आपके शरीर को आपका दिमाग, आपका ब्रेन नियंत्रित करता है, उसी प्रकार से पूरे कंप्यूटर को उसका ब्रेन अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात CPU कंट्रोल करता है। प्रिंटर कंट्रोल नहीं करता है, क्योंकि प्रिंटर से आप प्रिंट निकालते हैं और जिसको CPU कंट्रोल करता है। कुंजी पटल या कीबोर्ड, इसको भी ये पूरा कंप्यूटर, कीबोर्ड आपका पूरा कंप्यूटर जो है नहीं कंट्रोल करता है, CPU इस चीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है ना? तो अगर आप देखें तो CPU पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। इसीलिए हम लोग CPU को क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं?
ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, ब्रेन किसको कहा जाता है, CPU को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो आता है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको इस 7th क्वेश्चन में इसी का आंसर बताया है कि कंप्यूटर का ब्रेन अर्थात CPU। तो CPU ही यहाँ पर इसका आंसर होने वाला है। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप प्लीज़ अभी लाइक कर दो और अभी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से। तो अगला जो क्वेश्चन आता है वो आएगा आपका 9th क्वेश्चन जो आ रहा है वो है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, CPU, कीबोर्ड, डिस्क या प्रिंटर। तो फ्रेंड्स आप सारी वीडियोस को अगर आपने देखा होगा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। देखिए CPU का मैंने क्या कहा है, ब्रेन का कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ठीक है, तो अभी आप सारे ऑप्शंस को सीधा सीधा देखिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रिंटर तो नहीं होता, क्योंकि प्रिंटर की आवश्यकता तो केवल तभी पड़ती है जब आपको कोई प्रिंट निकालना हो, और यदि आपको कोई प्रिंट नहीं निकालना होगा तो आपको इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, अर्थात ये महत्वपूर्ण भाग नहीं है। हार्ड डिस्क या डिस्क, इसमें आप किसी चीज़ को स्टोर रखना चाहते हैं तो आप स्टोर रख सकते हैं, अगर नहीं रखना चाहते तो आप मत रखिए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन काफ़ी जो इन ऑप्शंस में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो सर्वाधिक, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, ये सारे महत्वपूर्ण हैं लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा वो ना तो डिस्क होगा ना तो आपका कीबोर्ड होगा, ये फिर से आपका एक ब्रेन यानी कि CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका आप इसका फुल फॉर्म भी याद करते रहिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। अगला जो 10वां क्वेश्चन निकल कर आता है हमारे पास वो है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है उसको क्या कहते हैं। मैंने पिछले ही वीडियोज़ में स्टोरेज यूनिट्स, स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ाई थी। भंडार अर्थात भंडार को हम लोग बोलते हैं स्टोरेज। ठीक है, तो वो कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर है जो डेटा को अत्यधिक मात्रा में स्टोर कर सकता है। आप बिल्कुल शुद्ध हिंदी में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारी शुद्ध हिंदी भी आपको कभी कभी ज़्यादा कंफ्यूज कर सकती है। ऐसा कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर है जो आपके डेटा को, आंकड़ों को कहते हैं डेटा, जो आपका जो डेटा है, जो भी आपकी फाइल्स हैं उनको सबसे ज़्यादा मात्रा में स्टोर करके रख सकता है, उसको क्या कहते हैं। दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर आप सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। उसका यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, डिस्क होता है, चिप होती है, मैग्नेटिक टेप या चुंबकीय टेप होता है। मैग्नेटिक टेप दोस्तों वही होता है जो पुराने ज़माने में जो आपके पास जो गानों की कैसेट्स चला करती थी जिसमें 2 होल हुआ करते थे, उसी को मैग्नेटिक टेप कहा जाता है। और या इनमें से कोई नहीं, इनमें सीधे सीधे ऑप्शन है आपके कंप्यूटर में जो उपस्थित होती है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क या HDD, एक दूसरे प्रकार की आजकल हार्ड डिस्क चल रही है जिसको हम लोग बोलते हैं SSD, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको बोलते हैं HDD। और दूसरे प्रकार की जो डिस्क होती है उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में अभी नोट कर लें, क्योंकि 2 तरह की डिस्क होती हैं, 2 तरह की हार्ड डिस्क होती हैं। एक होती है हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें आप अत्यधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और सॉलिड स्टेट ड्राइव में भी आप अत्यधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा इन दोनों में अंतर क्या होता है। इन दोनों में दोस्तों स्पीड का अंतर होता है। यदि आपके पास बहुत बड़ी फाइल है, मैं आपसे कहता हूँ आपके पास 100 GB की फाइल है, तो 100 GB की फाइल को आप इन दोनों में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन 100 GB की फाइल को आप SSD में बहुत तेज़ी से स्टोर कर सकते हैं, जबकि HDD में बहुत स्लो स्टोर होगी। अर्थात 100 GB की फाइल को ट्रांसफ़र करने में हो सकता है आपको हार्ड डिस्क में 1 घंटा लगे, लेकिन वहीं पर SSD में आपका काम ये 15 से 20 मिनट में ही हो सकता है। तो दोस्तों दोनों डिस्क के प्रकार हैं, लेकिन जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है
ये आपके डेटा को बहुत तेज़ी से स्टोर करने, यानी कि बहुत तेज़ी से स्टोर या डाउनलोड या अपलोड करने में काम आती है। डेटा ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से करती है SSD। तो आजकल जो मॉडर्न कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनमें अधिकतर आप सभी लैपटॉप्स में देखते होंगे SSD का ही यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि SSD की ट्रांसफ़र स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। मैं कहूँ कई गुना, कई सैकड़ों गुना तेज़ होती है। ठीक है, तो आप इसको भी बहुत अच्छे से लिख के कॉपी पर इसको पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। बहुत ईजी है। पुराने ज़माने की हार्ड डिस्क होती है, आजकल होती है SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर स्टोरेज कर सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा डिस्क। ठीक है ना, तो डिस्क जो है बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में आपके डेटा को स्टोर कर सकता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आप हमारे पास आ रहा है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है ना, अर्थात इंटीग्रेटेड मतलब कि I और C, IC इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप का विकास किसने किया था? दोस्तों ये एक तरह से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। आप इसको जनरल नॉलेज में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर का एप्टीट्यूड होता है वो कंप्यूटर के एप्टीट्यूड में इस प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सीधे सीधे आप उनका नाम जो है टिक करके आ जाइएगा। यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया गया था वो JS किल्बी ने किया था। ठीक है ना, CV रमन ने नहीं किया था, रॉबर्ट नाइक ने भी नहीं किया था, चार्ल्स बेबेज ने भी नहीं किया। चार्ल्स बेबेज ने तो सबसे पहला कंप्यूटर ही निर्मित करना चाहा था, किया था उन्होंने। तो डेफिनेटली इंटीग्रेटेड सर्किट तो काफ़ी बात की चीज़ है, काफ़ी एडवांस चिप है। तो यहाँ पर इन्होंने भी नहीं किया, नाइक ने भी नहीं किया, CV रमन एक साइंटिस्ट थे। तो बचते हैं JS किल्बी। और यदि आपको एलिमिनेट नहीं करना है तो आप सीधे सीधे इसका नाम याद रखिएगा, JS किल्बी। दोस्तों अगला जो आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है IC पर किसकी परत चढ़ी होती है? ठीक है ना, अगला क्वेश्चन ही थोड़ा सा डीप बेस पे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो कंप्यूटर में जो IC पड़ी होती है उस पर किस चीज़ की परत चढ़ी होती है? आप वहाँ पर देखेंगे ये हमेशा सिलिकॉन चिप होती है, ये होती है सिलिकॉन चिप। तो जो 13th क्वेश्चन आपके सामने है इस समय है चुंबकीय डिस्क अर्थात मैग्नेटिक डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो 13th क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, यहाँ पर आप लिखेंगे आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड जो होगा वो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की ही परत चढ़ी होती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उस पर सिलिकॉन की लेयर चढ़ाई जाती है, जिसको हम लोग सिलिकॉन बेस्ड कंप्यूटर चिप बोलते हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उस पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, इसीलिए वो मैग्नेटिक होती है। ठीक है, तो वो चूंकि उसमें लोहा होता है, आयरन होता है, इसलिए वो मैग्नेटिज्म उसमें आ जाता है, चुंबकत्व आ जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप अभी से इसको अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो आप प्लीज़ इसको कर दें। अगला क्वेश्चन तब तक मैं बढ़ता हूँ आप सभी लोगों के साथ। 14th क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापते हैं? दोस्तों मैंने आप लोगों को स्टोरेज यूनिट्स का एक वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि कंप्यूटर में किसी भी चीज़ का जो मेजरमेंट होता है उसमें जो सबसे छोटी चीज़ होती है उसको बोलते हैं बिट। तो बिट क्या होता है? बिट एक स्टोरेज यूनिट होती है। अब स्टोरेज क्या, किस चीज़ का स्टोरेज? आप जो भी डेटा कंप्यूटर में डालते हैं, अब कंप्यूटर में डेटा किस फॉर्म में पड़ेगा? आप जो उस पर टाइप करोगे, ठीक है ना, कुछ रिटन फॉर्म, कुछ प्रोग्राम्ड फॉर्म्स, कुछ नियम के फॉर्म्स। तो नियम या प्रोग्राम्ड कुछ भी होते हैं आपके टेक्स्ट फॉर्म में ही या शब्द फॉर्म में ही। तो उन प्रकार के शब्दों की जो लंबाई होती है उन्हीं लंबाइयों को हम लोग कहते हैं बिट। तो अगर आपने स्टोरेज यूनिट्स का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर वहाँ पर देख लें। पूरी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट आई बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हो, उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा स्टोरेज यूनिट्स। आपको पूरा का पूरा जो वीडियो है पूरा समझ में आ जाएगा, तब आप इसको 14th क्वेश्चन को आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो जो बिट होता है वो सबसे छोटी यूनिट होती है और 8 बिट मिलाकर बनता है 1 बाइट। जब 8 बिट हो जाएंगे तो मिलाकर बनेगा 1 बाइट,
ठीक है ना। तो 1 बाइट, फिर 1024 बाइट को मिलाकर बनेगा 1 किलोबाइट। फिर उसी प्रकार से 1024 किलोबाइट को मिलाकर बनेगा 1 मेगाबाइट। तो इस प्रकार से आप जो है MB GB TB इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो आप प्लीज़ जाकर वो वाले वीडियो ज़रूर देखें, आपको इन क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15th आपके सामने आता है वो है मेगाबाइट से क्या नापा जाता है। ठीक है, मेगाबाइट किसकी यूनिट है? क्या भूकंप की तीव्रता को नापते? जी नहीं, भूकंप की तीव्रता को मेगाबाइट में नहीं नापते हैं। आप कौन सा पेपर दे रहे हैं? कंप्यूटर का पेपर दे रहे हैं, ठीक है ना। भूकंप नहीं नाप रहे हैं। जनसंख्या घनत्व को भी हम नहीं नापते हैं। शक्ति व्यय की क्षमता को भी नहीं नापते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में जो स्टोरेज यूनिट्स का था उसमें बताया था कि जो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता यानी कि स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है उसको ही मेगाबाइट या MB कहते हैं। आप कहते हैं ना कि कितने MB की फ़ाइल है, 10 MB का PDF है या 5 MB का PDF है। कोई आपने प्ले स्टोर से गेम या कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, कोई ऐप डाउनलोड किया, वो किस में आता है? MB या मेगाबाइट। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन आता है स्टोरेज माध्यम, ठीक है ना। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? ठीक है ना, स्टोरेज माध्यम की क्षमता। अब देखिए, एक बिट जो होता है शब्द की लंबाई होती है, लेकिन जब क्षमता की बात आती है तो वो बाइट बन जाता है। ठीक है ना। अब बाइट्स में स्टोर करने, क्योंकि बिट तो एक शब्द की बहुत छोटे से शब्द की लंबाई हो गई, ये तो लंबाई की यूनिट है, और जो बाइट होती है वो स्टोरेज की क्षमता की इकाई होती है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। 1024 बाइट बराबर है दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम या 1 किलोलीटर में एक लीटर में 1000 लीटर, आपने इस प्रकार के जो यूनिट्स पढ़े हैं उसमें आप हमेशा 1000 के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब कंप्यूटर के बारे की जब बात आती है तो आप उसमें हमेशा 1024 के बारे में सोचेंगे, ध्यान रखिएगा। तो जब जैसे कहा जाता है कि अगर 1024 GB, जैसे अगर आपसे कहें कि 1024 MB ही 1 GB के बराबर होता है, अगर आपसे कहें कि 1 GB में कितने MB होते हैं तो आप 1000 MB नहीं बताएंगे, 1 GB में 1024 MB होते हैं, ठीक है। तो हमेशा कंप्यूटर में 1024 को ध्यान रखिएगा। तो 1024 बाइट किसके बराबर होती है? बाइट्स, बहुत सारी बाइट्स मिलकर बनाती हैं किलोबाइट, ठीक है ना, 1 किलोबाइट। तो ये जो 17th का ऑप्शन होगा 1 किलोबाइट, 1 KB, ये है बाइट, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका B बड़ा है तो बड़ी चीज़ क्या होती है? बाइट होती है, और सबसे छोटी यूनिट बिट होती है ना। तो अगर M के बाद छोटा B बना हो तो उसको बिट बोलेंगे, और अगर M के बाद बड़ा B बना हो तो बाइट बोलेंगे, क्योंकि बाइट बड़ी यूनिट होती है और बिट सबसे छोटी यूनिट होती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 1024 बाइट है 1 किलो बाइट के, ठीक है। B बड़ा बनेगा, बाइट में बड़ा भी बनता है, बिट में छोटा भी बनता है। तो इस चीज़ को भी आप बिना कंफ्यूज हुए ध्यान देते रहेंगे। आप दोस्तों नोट्स बनाते रहिएगा और पूरी तरह से इस वीडियो को शेयर भी करते रहें और लाइक कर दें, और इसको अभी सब्सक्राइब करनी पूरी चैनल को। सो फ्रेंड्स, जो अगला हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके पास केवल 20 क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको कम से कम 200 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो उसके लिए आप मेरे साथ इसी प्रकार से बने रहिए और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको आगे की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। मैं ये अगला वीडियो कल या परसों में फिर से लाने वाला हूँ, इसी के आगे की जो पूरी सीरीज़ है, ठीक है। तो जो आपका जो 18th क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग, ठीक है, बग का अर्थ क्या होता है? बग क्या होता है, ठीक है ना। तो जब आपसे कोई बग कहा जाए, बग का मतलब वैसे तो कोई भी कीड़ा या खटमल होता है, लेकिन जब कंप्यूटर के प्रोग्राम की बात करी जाती है तो वहाँ पर बग का मतलब होता है कोई आपसे गलती हो गई है, ठीक है ना। आपसे कोई गलती हो गई है तो वहाँ पर क्या आ गया? बग आ गया। कीड़े, कंप्यूटर में कीड़ा, कंप्यूटर के दिमाग में कीड़ा घुस गया, अब वो काम नहीं प्रॉपरली कर पा रहा है, या वो सॉफ्टवेयर आपका काम नहीं कर पा रहा। दोस्तों, इसका जो डिटेल्ड नॉलेज है बग की, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ला सकता हूँ, लेकिन ये डिटेल्ड नॉलेज आपके सुपर डेट में काम नहीं आने वाली है,
कि बग क्या होता है, मैं कंप्यूटर की बग और डिबगिंग ये सब चीज़ें क्या होती हैं आपको इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको केवल सरफेस की नॉलेज दे रहा हूँ जो कि आपके जो पेपर हैं उसमें आ ही जाएगा, ठीक है। तो बग का अर्थ क्या होता है, एरर या गलती, ठीक है। नेक्स्ट जो आने वाला है क्वेश्चन वो है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। जो मेमोरी अर्थात जो उसकी स्मृति है, जो मेमोरी है, उसका शब्द, उसका जो ये जो मेमोरी शब्द है किस चीज़ से संबंधित है। 19th क्वेश्चन है आपके पास। तो हमेशा ध्यान रखिए मेमोरी आपके फ़ोन में कितनी मेमोरी है। आपके फ़ोन में 10 GB की मेमोरी है, 50 GB की मेमोरी। GB का क्या मतलब होता है, आप कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके अंदर कितनी फाइलें स्टोर हो सकती हैं फ़ोन में या कंप्यूटर में, तो स्टोरेज से। तो मेमोरी शब्द किससे रिलेटेड है, स्टोरेज से। तो दोस्तों आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है वो होगा यहाँ पर पीसी का क्या अर्थ है। पीसी का क्या अर्थ है। अब पीसी का अर्थ जानने से पहले तो सबसे पहले आपको पीसी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है ना। अब पर्सनल कंप्यूटर का आप क्या करेंगे, पर्सनल जो आपका ही हो कंप्यूटर, जो सीधे आपके पर्सनल यूज़ के लिए हो, यानी कि आप और उसको और किसी को ना चलाने दें या और किसी कार्य में उसका यूज़ ना करवाएं, ठीक है। किसी व्यवसाय के लिए आप उसका ना यूज़ करवाएं, ठीक है। तो आप इस चीज़ में आप किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके जो 20वां क्वेश्चन है उसका मतलब ये होता है, देखिए निजी का मतलब जो आपके द्वारा खरीदा गया, ठीक है ना। तो वो तो निजी हो गया, वो आपका अपना है। तो यहाँ पर आप निजी नहीं कहेंगे, व्यक्तिगत का मतलब होता है एक पर्सन विशेष का, एक इंसान ही उसको यूज़ कर रहा है, फिर भले ही चाहे वो किसी ने भी खरीद के आपको दिया हो। तो निजी और व्यक्तिगत में यही अंतर आता है, ठीक है ना। और निजी गणक तो ये गणना से संबंधित है, इसको आप नहीं करेंगे। तो पर्सनल कंप्यूटर का मतलब व्यक्तिगत कंप्यूटर, ठीक है। तो आप लोगों ने 21st क्वेश्चन जान ही लिया होगा। तो आपके लिए आज मैं बोनस क्वेश्चन भी कराए दे रहा हूँ। मैं आज आपको 21वां क्वेश्चन भी करा रहा हूँ जो कि है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर किसको कहा जाता है। अभी तक का सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर किसको कहते हैं, 21st क्वेश्चन है। तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर आप इन सभी चीज़ों में से देख पा रहे होंगे, इसको ही सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों में घुसने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रो कंप्यूटर्स वही हैं जो आपके डेस्कटॉप पर या आपके घर में पाया जाता है, वो माइक्रो कंप्यूटर्स है। सुपर कंडक्टर एक कंडक्टर होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और इनमें से कोई नहीं तो नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें से एक ये है, तो सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों आशा है, पूरा विश्वास भी है आप सभी लोगों को ये कंप्यूटर का वीडियो पसंद आया होगा। और जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इन सभी के आपने नोट्स बना लिए होंगे। और यदि आपने अभी तक इनके नोट्स नहीं बनाए तो कृपया इस वीडियो को दोबारा से प्ले करें और इसके नोट्स बनाना आप अभी शुरू कर दें, क्योंकि यही क्वेश्चंस आते हैं और कई बार आए हैं। क्योंकि कंप्यूटर एक इतना छोटा टॉपिक है दोस्तों, क्वेश्चंस कहाँ से एग्जामिनर बनाएगा इतने ज़्यादा। तो कुल मिलाकर उतने ही क्वेश्चंस आपके पास आएंगे गिने चुने। तो आप इनके छोटे से एक कॉपी में बहुत ही छोटे छोटे नोट्स बना डालिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों ज्ञान प्लैनेट चैनल आपका एक बार तहे दिल से शुक्रिया करता है। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।